नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 19 चैप्टर हो चुके हैं। अंतिम दो चैप्टर और बाकी बचे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है मुगलकालीन समाज। मुगलकालीन समाज, कला, संस्कृति और साहित्य। तो आज हम मुगलकालीन का ये अंतिम चैप्टर है, मुगलकालीन समाज, कला संस्कृति और साहित्य से संबंधित। इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? आगरा के लाल किले का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया था? कासिम खान। 6 नंबर ऑप्शन। अबुल फजल के अनुसार आगरा का किला 3000 जात के समा 3000 जात के एक मनसबदार कासिम खां, जो मीर बहर के पद पर था, के संचालन में पूरा हुआ। मीर बहर विभाग को खालिसा क्षेत्र में कृषि, उद्यान, नहर के विकास और छोटे छोटे नाले खोदने के कार्य दिए गए। कासिम खां सैन्य विज्ञान और भवन निर्माणकर्ता के रूप में ख्याति के कारण आगरा के किले का अधीक्षक साहिब ए रहतिमाम चुना गया। कासिम खान को सड़कों और पुलों के निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। लाहौर का जहांगीरी किला अमीर मामूर खान द्वारा बनाया गया था। शाहजहां के दो अमीरों मुकरतम खां और मीर अब्दुल करीम ने ताजमहल के निर्माण की देखरेख की। दिल्ली की जामा मस्जिद का काम 3 अमीरों सादुल्ला खां, खलीलुल्लाह खां और फाजिल खां के जिम्मे सौंपा गया। इसी प्रकार लाल किले के निर्माण लाल किले का निर्माण दिल्ली के 3 अनुक्रमिक सूबेदारों के गैरत खां, अलीवर्दी खां और मुकरमत खां की देखरेख में हुआ। मुख्य वास्तुशिल्पी को उस्ताद मेमार के नाम से भी जाना जाता था। संभवतः मीर समान निर्माण कार्य का निरीक्षक था, जिसका कार्य राज्य से संबंधित मकानों और इमारतों की योजनाओं या उन पर होने वाले खर्चों का निरीक्षण करना था। दरोगा सर्वविद्यमान अफसर के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि लेखाकार मुशरिफ इमारत ए पादशाही, मजदूरों, सर्वेक्षकों और कारीगरों का रजिस्टर स्याहा रखता था। इमारत के स्थान पर चुनाव इंजीनियरों, मुहांदिस, वास्तुशिल्पियों, मेमारों और निर्माणकर्ताओं बनाव का सर्वोपरि कार्य था। इमारत की प्रस्तावित योजना तरह कागज पर अब बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला में छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले गुंबद किस क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित है? मुगल वास्तुकला में छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले गुंबद किस क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित थे? बंगाल। 6 नंबर ऑप्शन। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय और वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा जो एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है, जो ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो यह कौन सा है? तो यह हुमायूं का मकबरा। 2 नंबर ऑप्शन। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह इमारत ईरानी स्थापत्य कला से प्रेरित व क्रियान्वयन में भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम अनुसार अवस्थित कीजिए। निम्नलिखित स्मारकों को जो कालक्रम अनुसार अवस्थित कीजिए। 1 नंबर पर है बादशाही मस्जिद लाहौर में। लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है यह औरंगजेब के काल में निर्मित की गई थी, जो 1671 से 1673 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई थी। दूसरे नंबर पर है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद जो
शाहजहाँ के काल में बनाई गई थी, 1644 से लेकर 1656 ईस्वी के मध्य। तीसरे नंबर पर है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल यह भी शाहजहाँ कालीन है, जिसका निर्माण 1631 से लेकर 1648 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और चौथे नंबर पर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा यह अकबर कालीन स्थापत्य है, जिसका निर्माण 1569 से लेकर 1572 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, फिर शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल, उसके पश्चात शाहजहाँ द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, और फिर बादशाही मस्जिद जो औरंगजेब के काल के। 4, 3, 2 और 1, ए नंबर ऑप्शन। हुमायूं का मकबरा 1569 से 72 के मध्य अकबर के काल में हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 से 48 के मध्य शाहजहाँ के द्वारा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1644 से लेकर 1656 ईस्वी के मध्य। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1671 से 1673 ईस्वी के मध्य निर्माण करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई, जबकि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर के द्वारा अब बनवाई गई। तो दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, ये दोनों शाहजहाँ की है, और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है जो अकबर के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला में निम्नलिखित में से किन शैलियों का समन्वय था? मुगल स्थापत्य कला में कौन सी शैलियों का समन्वय था? इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू। इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू शैलियों का समन्वय। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में मिलता है? मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में मिलता है? हुमायूं के मकबरे में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शाहजहाँ के शासनकाल के संबंध में कौन से कथन है जो इसमें से सही है? पहला है कि मुगल कालीन वास्तुकला शाहजहाँ के काल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। मुगल कालीन वास्तुकला शाहजहाँ के काल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। दूसरा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के काल में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला, ये तीनों शाहजहाँ के काल में बने थे। रंग महल में न्याय की मूर्ति शाहजहाँ ने स्थापित करवाई थी, और आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के निर्माण में शामिल नहीं था? इनमें से कौन है जो ताजमहल के निर्माण में शामिल नहीं था? तो मुतमिद खान, इस्माइल खां, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी लाहौरी, ये तीनों है जो ताजमहल के निर्माण से संबंधित है। मुतमिद खां का संबंध ताजमहल से नहीं है। मुतमिद खां इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार जिसमें उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां है। ताजमहल में प्रयुक्त संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया। गुंबद निर्माण का कार्य इस्माइल खां, पच्चीकारी का कार्य मोहनलाल व कुरान की आयतें लिखने का कार्य अमानत खां सिराजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है जल महल नारनौल। नारनौल का जल महल है, यह किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? शाह कुली खां के द्वारा। दूसरे नंबर पर है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तीसरे नंबर पर है बिहार का रोहतासगढ़ दुर्ग। बिहार का रोहतासगढ़ दुर्ग शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। और इलाहाबाद का किला जो अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। सी, डी, बी और ए नंबर ऑप्शन। वृंदावन स्थित गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण 1590 में राजा मानसिंह ने करवाया। इसमें मुख्य कक्ष क्रॉस के आकार का है, जिसके ऊपर चर्च के समान दीर्घाएं हैं। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा अपनी मां मरियम उज जमानी का मकबरा कहाँ निर्मित करवाया? जहांगीर ने अपनी मां मरियम उज जमानी का मकबरा कहाँ निर्मित करवाया था? आगरा के अंदर। मरियम का मकबरा आगरा व मरियम का महल फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ।
अतः अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान एक प्रसिद्ध मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण हेतु प्रसिद्ध था। मुगल काल के दौरान एक प्रसिद्ध मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण हेतु प्रसिद्ध था, कहाँ स्थित था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद में साहिबाबाद गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहानाबाद में साहिबाबाद गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? जहांआरा बेगम। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मुगल स्थापत्य कला से संबंधित कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि दिल्ली स्थापत्य में हिंदू व मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। मुगल स्थापत्य में हिंदू और मुस्लिम श्रेणियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपने पूर्णता पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य था। शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और परवर्ती मुगल शैली के मध्य की कड़ी थी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। असत्य कथन पूछा है। द नंबर ऑप्शन है कि दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता। तो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का इसे आदर्श माना जाता है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित निशात बाग गार्डन ऑफ जॉय का निर्माण किसने करवाया? सॉरी, श्रीनगर स्थित निशात बाग गार्डन ऑफ जॉय जो है श्रीनगर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आसफ खान ने। नूरजहाँ के बड़े भाई आसफ खान ने 1633 ईस्वी में श्रीनगर में डल झील के किनारे निशात बाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे। भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ सराफ या सर्राफ कहते हैं, न हो। उपरोक्त कथन किस मध्यकालीन यात्री का है? भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ या सर्राफ कहा जाता है, न हो। उन्हें यह कथन जो कौन से मध्यकालीन यात्री ने कहा था? ट्रेवेनर ने। 6 नंबर ऑप्शन। गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवसाय को जजमानी कहते थे। भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। यह कथन कहा था ट्रेवेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मकबरे में मध्य का गुंबद निर्मित नहीं है? कौन से मकबरे के मध्य में गुंबद निर्मित नहीं है? अकबर के मकबरे में, शाहजहां के मकबरे में, औरंगजेब और जहांगीर, इन तीनों के मकबरे में गुंबद स्थित है। अकबर के मकबरे में गुंबद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से ही दिखाई देने लगा। चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगा। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? कौन से पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर रामायण के विषयों का अंकन है। पटदक्कल के विरूपाक्ष मंदिर में उत्कीर्ण मूर्तियों में भी रामायण के विषय। एलोरा के कैलाश मंदिर की दीवारों पर भी रामायण का अंकन है। रज्मनामा में जो महाभारत का अंकन है, ना कि रामायण का। रज्मनामा जो अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया था उसे रज्मनामा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर का शालीमार बाग किसके शासनकाल में बनाया गया? श्रीनगर का शालीमार बाग किसके शासनकाल में बनाया गया था?
जहांगीर के शासनकाल में? ड नंबर ऑप्शन। श्रीनगर में शालीमार बाग जहांगीर ने नूरजहां के लिए बनवाया। श्रीनगर में नसीम बाग का निर्माण अकबर ने करवाया। श्रीनगर का निशात बाग नूरजहां के भाई आसफ खान ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो जहांगीर अन्य कलाओं में भी रुचि रखता था, लेकिन उसका ज्यादा रुचि चित्रकला में थी। तो अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था ऐसी बात नहीं है। कारण है जो इसका आर जो गलत होगा, ए सही है और आर गलत है। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुगल कालीन कुछ स्थापत्य दे रखे हैं और सामने उनके क्षेत्रों के नाम है। सबसे पहला है नीम सराय मीनार। नीम सराय मीनार कहाँ स्थित है? मालदा में। हिरन मीनार, हिरन मीनार कहाँ है? तो हिरन मीनार है शेखपुरा में। परी महल, परी महल है श्रीनगर में। और काबुली बाग मस्जिद है पानीपत के अंदर। तो चारों ही इसमें सुमेलित है। बे नंबर ऑप्शन। अकबर के शासनकाल में मालदा पश्चिम बंगाल में नीमसराय मीनार बनाई गई। हिरन मीनार, शेखपुरा मीनार जहांगीर के काल में शेखपुरा पाकिस्तान में बनाई गई। शेखपुरा को पहले जहांगीराबाद या जहांगीरपुर कहते थे। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। श्रीनगर स्थित परी महल का निर्माण शाहजहां के काल में दारा सिकों के द्वारा करवाया गया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? जहांगीर ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तुजु के जहांगीरी में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शहर दूर से आकर्षक लगते हैं। यह शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, किंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों व भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन शहरों के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसकी है? फादर मॉन्सरेट। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी? कौन से चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ए नंबर ऑप्शन। जहांगीर यह दावा करता था कि वह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया, किसने उसमें रंग भरा और किसने उसका चेहरा तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के आदेश पर रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के आदेश पर रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए हैं फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। किसका कथन है? पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए होते हैं फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। किसका कथन था? तो यह कथन था अबुल फजल का। लिखित शब्द की उड़ान अबुल फजल। लिखित शब्द अविगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उसके दिलो दिमाग में जाता है जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों को बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसे बुरी नजर से बचाता है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकाला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए होते हैं फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर रोक लगाई? कौन से मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? औरंगजेब ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कि गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, तो पहला सत्य है। दूसरा कि बाबर ने 1521 में उत्तर पश्चिमी भाग में हुए आक्रमणों व नरसंहार गुरु नानक के समय हुआ। बाबर का 1521 में उत्तर पश्चिमी भाग में आक्रमण और नरसंहार जो गुरु नानक के समय हुआ था, तो गुरु नानक बाबर के समकालीन थे, तो इनके समय ही हुआ था। सही नंबर ऑप्शन है कि गुरु नानक की मृत्यु बाबर के काल में हुई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु बाबर के नहीं बल्कि हुमायूं के काल में हुई थी 1539 ईस्वी में। सही नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है कि मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बदले हुए महत्व से अवगत थे। मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बदले हुए महत्व से अवगत थे और अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तथा संभव होने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। ड नंबर ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में कोसा, जलवा, गुराब और परिंदा व बालम क्या थे? मुगल काल में कोसा, जलवा, गुराब, परिंदा और बालम क्या थे? तो ये जहाजों के प्रकार थे। ए नंबर ऑप्शन। 1662 में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने असम के विरुद्ध मुगल सेना का संचालन किया। हमारे पास इब्न मोहम्मद वली या सिहाबुद्दीन तालिस द्वारा लिखित फारसी संकलन फातिया ए इब्रिया या तारीख ए फतेह असम में उपयुक्त मुकाबले का लिखा सजीव चित्रण है। सिहाबुद्दीन मीर जुमला के अधीन सेवारत था और इस अभियान में उसके साथ था। उसने उस अभियान का आंखों देखा विवरण दिया है। इस युद्ध में शाही नाव बेड़े का इस्तेमाल किया गया जिसमें कुल 13 प्रकार के 323 जहाज थे। इनके अलग अलग आंकड़े उपलब्ध है। कोसा 149, जलबा 48, पतीला 50, ग्राब, बाजरा, बालमा और परिंदा इत्यादि। फातिया ए इब्रिया ग्रंथ में 1666 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा अराकानी नौसेना के विरुद्ध अभियान का विवरण प्रदान करता है। अराकानी जहाजों का एक भाग जो मुगलों ने पकड़ा जिसमें 135 जहाज थे। मसोला, पटीला, बोरस, बड़गारो, आलो आका नाव के प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मकार की तुलना में दुकानदार को अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कर्मकार की तुलना में दुकानदार को अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि उनमें कुछ अच्छे खाते पीते भी थे। क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे खाते पीते भी हैं किंतु वे इस तथ्य को प्रकट नहीं होने देते हैं। उपरोक्त कथन किस मध्यकालीन यात्री का? पेलसट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला में सर्वाधिक रुचि रखता था? चित्रकला में सर्वाधिक रुचि कौन सा मुगल बादशाह रखता था? जहांगीर। पर्सी ब्राउन ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है। जब बादशाह नहीं बना था तभी भी उसने इलाहाबाद में स्वतंत्र चित्रकला की एक कार्यशाला स्थापित कर दी थी। उसने स्वयं भी चित्रकला सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? जहांगीर का। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने अकबर के समय में कितने प्रमुख संगीतकारों की सूची दी है? अबुल फजल ने अकबर के समय में कितने प्रमुख संगीतकारों की सूची दी है? 36। द नंबर ऑप्शन। अबुल फजल ने अकबर के 36 प्रधान दरबारी संगीतकारों की सूची दी है और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है। सूची में शीर्ष स्थान पर ग्वालियर के मियां तानसेन का नाम आता है। अकबर के दरबार में अनेक चित्रकार भी थे जिनमें प्रमुख नाम दसवंत का लिया जाता है और जिसे अबुल फजल ने अपने काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान किस मुगल शासक की पसंदीदा पुस्तकें थी? जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान किस मुगल शासक की पसंदीदा पुस्तकें थी? अकबर। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े पर बैठा शाहजहां किस मुगलकालीन चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? प्रयाग का। प्रयाग जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में काम किया। इसका बड़ा भाई बालचंद भी चित्रकार था।
इसके प्रमुख चित्र घोड़े पर बैठा शाहजहां, खुर्रम को पगड़ी में लगाए जाने वाले मणि देता जहांगीर, आगरा में विवाह से पूर्व औरंगजेब का सम्मान करता शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? अब्दुल समद। बे नंबर ऑप्शन। अब्दुल समद जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं बल्कि मंसूर, मनोहर और अबुल हसन, ये तीनों है जो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित सुनहरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नई दिल्ली स्थित सुनहरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? रोशनुद्दौला ने। बे नंबर ऑप्शन। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में एक अमीर रोशनुद्दौला द्वारा सुनहरी मस्जिद का निर्माण नई दिल्ली में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवन हो। चित्रकला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवन हो। उपरोक्त कथन किसका है? अबुल फजल का। चित्रकला किसी निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। अबुल फजल। हर हफ्ते साहित्य कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते हैं तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अबुल फजल। इसके अलावा अबुल फजल ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अबुल फजल के अनुसार यह बात अकबर ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः हिंदू शासकों में प्रचलित तुलादान या तुलाभार को स्वीकार करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मुख्यतः हिंदू शासकों में प्रचलित तुलादान या तुलाभार को स्वीकार करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। छह नंबर ऑप्शन। बाबर के संस्मरणों का तुर्की से फारसी में अनुवाद कर किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया? बाबर के संस्मरणों का तुर्की से फारसी में अनुवाद करके किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रफीउद्दीन सिराजी ने किस मुगल बादशाह के लिए लिखा है? रफीउद्दीन सिराजी ने किस मुगल बादशाह के लिए लिखा है कि आगरा में उसके आगमन के समय मैंने देखा, आगरा में उसके आगमन के समय मैंने देखा कि लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, परंतु मुझे बताया गया कि राजा बहुत अनौपचारिक है और वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। तो यह अम, किसने रशीदुल सिराजी ने कौन से मुगल बादशाह के बारे में लिखा था? अकबर के बारे में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने इजारा और रोंजेदार में किसे बांटा था? अबुल फजल ने इजारा और रोंजेदार में किसे बांटा? मजदूरों को। अकबरनामा के अनुसार आगरा के किले में निर्माण में लगभग प्रतिदिन 3000 से 4000 शिल्पारों, मजदूरों और दूसरे कारीगरों ने काम किया। आरिफ कंदारी ने आगरा किले में नियुक्त किए गए कारीगरों की दो अलग अलग संख्याएं दी है। वहां 2000 पत्थर तराश, 2000 गारा और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूर पत्थर और चूना उपलब्ध कराने के लिए थे। दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए 5000 व्यक्तियों और ताजमहल के लिए 20,000 व्यक्तियों को प्रतिदिन नियुक्त किया गया था। नाबालिग मजदूर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। अबुल फजल के अनुसार दो प्रकार के मजदूर होते थे। कुशल मजदूर जिन्हें इजारा कहा गया, जिन्हें निर्दिष्ट नाप जोख करने का सुनिश्चित ज्ञान था। दूसरे दैनिक वेतन मजदूर जिन्हें रोंजीदार कहा जाता था। मजदूरी कारीगरों की विशेषज्ञता के अनुसार दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि दी थी शाहजहां ने। शाहजहां। 6 नंबर ऑप्शन। शाहजहां ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडितराज की उपाधि से विभूषित किया। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के दो अन्य संस्कृत कवि
भी थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां सभी बादशाहों में ने संगीत को सर्वाधिक प्रसिद्ध दिया। हाँ, औरंगजेब के काल में संगीत को कुछ समय के लिए धक्का पहुंचा। कुछ इतिहासकारों ने इसका कारण औरंगजेब के धार्मिक कट्टरपन को माना है, किंतु कुछ विवरण ऐसे भी है जिनसे पता चलता है कि यद्यपि उसने संगीत को प्रसिद्ध नहीं दिया, फिर भी वह संगीत प्रेमी था। उसके काल में संगीत की अनेक पुस्तकें लिखी गई। भारतीय संगीत का पुनरुत्थान बहादुर शाह 1707 से 1712 और विशेषकर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 के काल में हुआ था। मोहम्मद शाह एक प्रसिद्ध संगीतकार था और उसने अनेक ख्यालों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर जो पुस्तक है केरन लियोनार्ड की है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल। द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन की पुस्तक है। दूसरा ऑप्शन भी सुमेलित है। तीसरा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की पुस्तक है। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि स्टडीज इन मुगल इंडिया। स्टडीज इन मुगल इंडिया जो पुस्तक है यह रोमिला थापर की नहीं बल्कि जदुनाथ सरकार ने स्टडीज इन मुगल इंडिया लिखा था। तो द नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार उल अख्यार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अखबार उल अख्यार के संबंध में निम्न में से निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला है कि इस पुस्तक में अनेक सूफी संतों की जीवनियां। अखबार उल अख्यार में अनेक सूफी संतों की जीवनियां। ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, इसके लेखक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। अखबार उल अख्यार जो पुस्तक है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के द्वारा लिखी गई। लेखक ने यह पुस्तक जहांगीर को भेंट की। इस पुस्तक का लेखक एक महान चित्रकार था। तो ये महान चित्रकार नहीं बल्कि धार्मिक मामलों का विशेषज्ञ था। द नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलपुर राजस्थान में बाग ए नीलोफर का निर्माण किसने करवाया था? बाग ए नीलोफर का निर्माण करवाया था बाबर के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बाबर के द्वारा निर्मित बाग ए नीलोफर धौलपुर में, बाग ए बाबर काबुल में, मोहताब बाग आगरा में और बाग ए हस्त आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरणी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण पूर्ण सम्मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी जो मेहराबदार और धरणी स्तंभदार शैलियों का पूर्ण पूर्ण सम्मिश्रण है। ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, आगरे के किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर सामग्री है। आगरा के किले में और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री है। तीसरा ऑप्शन है कि फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी। तो फतेहपुर सीकरी की योजना जो अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम अंतिम प्रारूप के बाद नहीं बल्कि यह योजना इसका निर्माण पहले ही हो चुका था। स नंबर ऑप्शन गलत है। द नंबर है कि अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर के द्वारा बनाया गया। अकबर स्वयं का मकबरा सिकंदरा के अंदर उसके बेटे जहांगीर के द्वारा बनवाया। द नंबर ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे? अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे जिन्होंने यवन ज्योतिषी पर आधारित ग्रंथ ताजिक नीलकंठी की रचना की? अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे जिन्होंने यवन ज्योतिषी पर आधारित ग्रंथ ताजिकी नीलकंठी की रचना की थी? नीलकंठ। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शिव नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण सिंह का शिष्य बन गया? कौन सा मुगल बादशाह जो शिव नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण सिंह का शिष्य बना था? मोहम्मद शाह।
अब मोहम्मद शाह तो शिव नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण सिंह के दया, आत्मनिष्ठा और सार संग्रहवादी विचारों से इतना अधिक प्रभावित था कि वह नादिर शाह के आक्रमण के बाद उनका शिष्य बन गया। मोहम्मद शाह ने महंत लालगिरी को मस्तीपुर तरदीही गांव माफी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में हरियाणा के पंचकुला स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब के काल में हरियाणा के पंचकुला स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिराई फिदाई खान के द्वारा। फिदाई खान ने जो औरंगजेब के काल में हरियाणा के पंचकुला में स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण करवाया था। हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण फिदाई खान ने करवाया। इसे यादविंद्र गार्डन भी कहते हैं। फिदाई खां ओका को औरंगजेब ने अवध व लाहौर की सूबेदारी भी दी थी। वह तोपखाने का प्रभारी भी नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित अरब के सराय का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली स्थित अरब के सराय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम। द नंबर ऑप्शन। 1560 में अकबर की अम्मा हाजी बेगम हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे के पास अरब की सराय बनवाई जिसमें 300 अतिथि ठहर सकते थे। नूरजहां ने बहुत सारी सराय बनवाई। पीटर मुंडे ने आगरा से 2 मील दूर नूर महल सराय। यह तथ्य गलत है। जहांगीर ने सराय नूर महल का निर्माण जालंधर में पंजाब में करवाया था। नूर महल सराय का वर्णन किया गया है जिसमें 3000 व्यक्तियों और 500 घोड़ों को समायोजित करने की क्षमता थी। सरायों के निर्माण में भटियारा कहलाने वाले सरायों के निर्माण में भटियारा कहलाने वाले एक नए श्रमिक वर्ग का जन्म होता है। सरायों ने यातायात प्रणाली के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वहां संचार हेतु पशु भी रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन जॉर्डन बेला वल्ले व थॉमस हर्बर्ट ने मुख्यतः किस शहर की दुकानों के समूह के साथ बनी सीधी, चौड़ी व सुंदर सड़कों की प्रशंसा की है? जॉन जॉर्डन बेला वल्ले व थॉमस हर्बर्ट ने मुख्यतः कौन से शहर की दुकानों के समूह के साथ बनी सीधी, चौड़ी और सुंदर सड़कों की प्रशंसा की है? अहमदाबाद की। द नंबर ऑप्शन। खुसरो बाग कहाँ है? खुसरो बाग प्रयागराज में। जहांगीर व सुल्तान बेगम के सबसे बड़े पुत्र को प्रयागराज में दफनाया गया। यहीं उसका मकबरा व खुसरो बाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित चश्मा ए नूर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर स्थित चश्मा ए नूर का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में क्रावल और यसावल थे। मुगल काल में क्रावल और यसावल क्या थे? संदेश वाहक। स नंबर ऑप्शन। मुगल डाक प्रणाली बारिद नाम से विख्यात दिल्ली सल्तनत की प्रणाली पर आधारित थी जो कि अब्बासिद शासन प्रणाली से प्रभावित थी। बाबर ने प्रत्येक 36 मील पर 6 घोड़ों के साथ डाक चौकियों को स्थापित किया। शेरशाह ने सरायों को डाक चौकियों के रूप में इस्तेमाल किया। प्रत्येक सराय में 2 घोड़े रखे जाते थे। अकबर ने अच्छे धावकों को संदेशवाहक और जासूसों के रूप में नियुक्त किया। हर 6 मील पर एक डाक चौकी बनाई गई। प्रत्येक चौकी में एक हरकारा था जो निकटवर्ती चौकी में पत्र या समाचार पहुंचाता था। मौसम के थपेड़ों से सुरक्षित रखने के लिए शाही पत्रों को एक खोखले बांस की नली में रखा जाता था। धावक आम, आंडू, खरबूजा और दूसरी कीमती वस्तुओं को भी दूर दराज के क्षेत्रों से लाते थे। धावक द्वारा तय किए गए फासले के अनुसार उनकी मजदूरी का भुगतान होता था। औरंगजेब धावकों से 34 मिनटों में 2 मील की दूरी तय करने की अपेक्षा रखता था। फासला देर से तय करने पर सख्त सजा दी जाती थी। इसलिए बहुत से धावक अपना दम बढ़ाने के लिए अफीम लेते थे। प्रत्येक 10 मील पर घोड़ों के साथ डाक चौकियां स्थापित की गई। घुड़सवार संदेशवाहकों के जरिए अमीरों को बादशाह के पास पत्र, याचनाएं और संदेश भेजने का अधिकार था। डाक चौकियों द्वारा राजस्व भुगतान, सैनिकों का वेतन और पानी भी ले जाने का प्रबंध था।
दूसरे प्रकार के घुड़सवार संदेशवाहकों में करावल थे रावल थे जो मुगल सेना से जुड़े थे, लेकिन शांति के दौरान संदेशवाहक यहाँ जासूस के रूप में भी काम करते थे। यासावल विभिन्न प्रशासनिक विभागों से जुड़ा हुआ विभागीय संदेशवाहक होता था। जिलेदार अनुचर होता था जो घुड़सवार के साथ साथ चलता था, लेकिन कभी-कभी उसे संदेशवाहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। डाक चौकियों में घोड़ों को प्रशिक्षण के लिए चाबुक सवार नियुक्त किया जाता था। कासिद और इलची दूत और संदेशवाहक थे। कबूतर कबूतर ए नामावार केवल निकटवर्ती स्थानों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आम आदमी, व्यापारी, विदेशी यात्री और सौदागर पेशेवर वाहक बाजार ए कासिद को काम में लाते थे। उन्हें हरकारा कहा जाता था। हुंडी पद्धति के माध्यम से मुद्रा विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज भी ये संदेशवाहक ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मुख्य मार्गों के किनारे रास्ता दिखाने व तय दूरी के अनुसार अनुमान के लिए नियमित अंतराल पर किसका निर्माण किया जाता था? मध्यकाल में मुख्य मार्गों के किनारे रास्ता दिखाने व तय दूरी के अनुमान के लिए नियमित अंतराल पर किसका निर्माण किया जाता था? कोस मीनार का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुतीनामा खानदाना ए तैमूरिया लीलावती का चित्रांकन किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में। हमजनामा हरिवंश अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद योग वशिष्ठ नल दमयंती कथा शादी की गुलिस्ता रामायण महाभारत शाहनामा दराबनामा चंगेजनामा जफरनामा अकबरनामा तूतीनामा लीलावती लैला मजनू खानदान ए तैमूरिया वाकयात ए बाबरी तारीख ए रसीदी निजामी का खमसा बहरिस्तान ए जामी नफाहत उल उन्स आदि का चित्रांकन अकबर के काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरक्का ए गुलशन लघु चित्र एल्बम किसके काल में तैयार हुआ? मुरक्का ए गुलशन लघु चित्र एल्बम किसके काल में तैयार हुआ था? जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला का आकर्षक बिंदु हो गया था। शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला का आकर्षक बिंदु क्या था? व्यक्तिवादी चित्रकला। बे नंबर ऑप्शन। व्यक्तिवादी चित्रकला, पोर्ट्रेट चित्रकला व छवि चित्र शाहजहां के काल की चित्रकला की विशेषताएं हैं। व्यक्ति चित्रों, रूप चित्रों में प्रभा मंडल का निरूपण जहांगीर के काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन विकीर्ण प्रभा मंडल युक्त रूप चित्र शाहजहां के काल में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1570 की कृति नुजुम उल उल्म का चित्र संग्रह किस शैली का है? 1570 की कृति नुजुम उल उल्म का चित्र संग्रह किस शैली का है? तो यह दक्कनी शैली का। दक्कनी शैली ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याह कलम या नीम कलम तकनीक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र विशेष के चित्रकारों द्वारा भारत में लाई गई? स्याह कलम या नीम कलम तकनीक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र विशेष के चित्रकारों द्वारा भारत में लाई गई? ट्रांस ओक्शियाना के चित्रकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चित्रकारों से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सबसे पहला है कि मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त था, तो ये सही है। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से ही मौजूद थी। बे नंबर ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर है कि मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी जिसमें रेखाओं पर जोर रहता था, ब्योरे की बारीकी पर काफी ध्यान दिया जाता था। 6 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। द नंबर है कि मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे। मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो काबुल से अकबर के
साथ भारत आए थे, तो ये अकबर के साथ भारत नहीं बल्कि ये जो आए थे भारत जो आए थे हुमायूँ के साथ भारत आए थे। तो ड नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अब मुगल कालीन चित्रकला की नींव रखने का श्रेय हुमायूं को है। इसने काबुल में फारस से बेहजाद के शिष्यों मंसूर तथा मीर सैयद अली को बुलाया। काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में चित्रशाला की नींव रखी गई। अब्दुल सैयद सिराजी भी फारस से आया था। वह चित्रकार वह सुलेखकार दोनों रूपों में प्रसिद्ध था। वह सुलेख की शिकस्त शैली में निपुण था। उसने कुरान का 112वां सूरा कुकुर मुता फूल के बीज पर लिख दिया। हुमायूं ने उसको सीरी कलम मधुर लेखनी की उपाधि दी। अब्दुसमद ने ही हुमायूं व अकबर को चित्रकारी सिखाई। अकबर ने उसे 400 का मनसब दिया। फतेहपुर सीकरी टकसाल का प्रमुख बनाया 1578 में। चमड़े से निर्मित वस्तुओं के पर्यवेक्षण अधिकारी पद पर नियुक्त किया 1585 में और 1587 में मुल्तान का दीवान बनाया। नस्तलीक लिपि इसमें वर्गों को जोड़कर लंबे, सपाट व धारा प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसमें 5 से लेकर 10 mm की नोक वाले सरकंडे से बनी कलम को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। फारसी, अरबी के जानकारों के लिए इसे पढ़ना आसान था। यह अकबर की पसंदीदा शैली थी। शिकस्त लिपि यह अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन चित्रकार एक कवि था और जुदई उपनाम से कविता लिखता था? कौन सा मुगल कालीन चित्रकार एक कवि था जो जुदई उपनाम से कविताएं लिखता था? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। द नंबर ऑप्शन। मीर सैयद अली तबरेज़ी। तबरेज़ फारस का मूल निवासी चित्रकार एक कवि भी था। मीर सैयद अली व अब्दुल समद मीर सैयद अली व अब्दुल समद ने मिलकर चावल के दाने पर चौगान खेल का मैदान बना दिया। यह जब यह फारस में था तो इसने प्रसिद्ध चित्र स्कूल सीन बनाया था। मोहम्मद शरीफ यह अब्दुल समद का पुत्र तथा युवराज सलीम का मित्र व सहपाठी था। 1605 में जहांगीर ने मोहम्मद शरीफ को अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5000 जात और स्वार का मनसब प्रदान किया। मोहम्मद शरीफ के निरीक्षण में रज्मनामा एवं निजामी का खमसा पांडुलिपियां पूर्ण हुई थी। बेहजाद या बिहजाद बाबर की आत्मकथा में बेहजाद और साहब मुजफ्फर नामक दो चित्रकारों का उल्लेख है। बाबर हेरात के बेहजाद की प्रशंसा के साथ एक कमी भी बताता है कि वह बिना दाढ़ी वाले चेहरे ठीक से नहीं बना पाता। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू किसका प्रसिद्ध चित्र है? बसावन का। बसावन अकबरकालीन चित्रकार बसावन छवि चित्रण, अव्यंग्य चित्रण व भूदृश्य चित्रण में माहिर था। रजमनामा, अकबरनामा, दराबनामा में बसावन के भी चित्र है। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू, अ वर्जिन मेरी होल्डिंग ए बुक, मैडोना एंड चाइल्ड, अ सीटेड मैन इनके प्रमुख चित्र है। बसावन जेसुइट मिशनरियों के संपर्क में आकर यूरोपीय चित्रकला में रुचि लेने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बैलगाड़ी वाले चित्र के लिए जहांगीर ने 1000 मुद्राएं भेंट की? निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बैलगाड़ी वाले चित्र के लिए जहांगीर ने 1000 मुद्राएं भेंट की थी? अबुल हसन को। बे नंबर ऑप्शन। अबुल हसन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है। जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए जहांगीर का सिंहासनारोहण नामक चित्र बनाया। अबुल हसन की रंग योजना बेहद चटकदार व आकर्षक थी। जहांगीर का स्वप्न चिनार वर्क्स पर गिलहरियां चिनार वर्क्स पर चिनार वर्क्स पर गिलहरियां 40 वर्षीय शाहजहां गरीबी का शिकार करते जहांगीर शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर एक शहजादा एक नौजवान लड़की को शराब पेश करते हुए अकबर के अकबर का चित्र हाथ में लिए हुए जहांगीर शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर मलिक अंबर को मारते जहांगीर एक राजकुमार बालक
रोमन सागर का देवता, दरियाई घोड़े पर आरूढ़ संत जॉन का सूली पर चढ़ना, अब्रे अ, अल्ब्रेख्त ड्यूरर के चित्र की कॉपी अबुल हसन के प्रमुख चित्र है। अबुल हसन के कई चित्रों पर यूरोपीय शैली का प्रभाव भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उस्ताद मंसूर का नहीं है? कौन सा चित्र है जो उस्ताद मंसूर का नहीं है? तो साइबेरिया का सारस, तुर्की मुर्गा और बंगाल का एक पुष्प। साइबेरिया का सारस, तुर्की मुर्गा और बंगाल का एक पुष्प, यह चित्र उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है। संत जॉन का सूली पर चढ़ना, संत जॉन का सूली पर चढ़ना जो चित्र है, यह उस्ताद मंसूर का नहीं है। उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल में एक प्रमुख चित्रकार, जिसने अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में कार्य करना शुरू किया। वह पशु पक्षियों व वनस्पति चित्रण में प्रवीण था। साइबेरिया का सारस, चौकोर पक्षी, तुर्की मुर्गा, बाज, मोरनी, जेब्रा, नीलगाय इसके प्रसिद्ध चित्र है। फूलों के बेहतरीन चित्र मसूर द्वारा बनाए गए। इसने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का चित्रांकन किया है। इसके अलावा बंगाल का एक पुष्प, ट्यूलिप, लाल पुष्प आदि इसके प्रमुख चित्र है। वह अपने आप को मशहूर नक्काश कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में माहिर थे। मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार का चित्र बनाने में माहिर थे, मनोहर। ए नंबर ऑप्शन। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार मनोहर, यह बसावन का पुत्र था और शिकार के चित्र बनाने में इसने महारत हासिल की। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर व काला हिरन इसके प्रसिद्ध चित्र है। मनोहर की स्वयं की तस्वीर शेख सादी की गुलिस्तां में संकलित है। दौलत जहांगीर के आदेश पर पानी में देकर स्वयं का चित्र बनाया। अपने साथी चित्रकारों बिशनदास, अबुल हसन, गोवर्धन के चित्र बनाए। फारूक बेग, दौलत का गुरु फारूक बेग भी जहांगीर के काल का चित्रकार था, जिसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र व प्राचीन कवियों और दरवेशों के चित्र बनाए। गोवर्धन यह संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में माहिर था। शहानजा के काल में चित्रकार और विचित्र का सूफी गायकों का एक प्रसिद्ध चित्र है। मोहम्मद नादिर, यह भी मंसूर की तरह पौधों पुष्पों के चित्र बनाने में माहिर था। नरगिस का फूल, नरगिस का फूल इसका प्रसिद्ध चित्र है। बिशन दास छवि चित्र सभ्य बनाने में माहिर था। जहांगीर ने इसे फारस के शाह अब्बास के दरबार में भेजा। प्रमुख चित्र शाह अब्बास की सभ्य, नूर जहां का सभ्य, बाग ए वफा, जहांगीर का जन्म, ए कोट लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि दरबारी चित्रकार अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक यूरोपीय लघु चित्रकला से परिचित हो चुके थे। दरबारी चित्रकार है जो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक यूरोपीय लघु चित्रकला से परिचित हो चुके थे। जहांगीर की कलात्मक अभिरुचि से उस उनके कलाकारों को यूरोपीय चित्रकला को अपनाने की प्रेरणा मिली। तीसरा कि 16वीं सदी की इतालवी चित्रकला शैली में मिस्किन विशेष रूप से प्रभावित था। जहांगीर को छवि चित्रण पसंद नहीं था, तो जहांगीर को छवि चित्रण पसंद था। द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसने किया? मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल में हास्य चित्रण कला की एक मुख्य शाखा के रूप में विकसित हुई? किस मुगल शासक के काल में हास्य चित्रण कला की हास्य चित्रण कला की एक मुख्य शाखा के रूप में विकसित हुई थी? जहांगीर के काल में। जहांगीर का काल। छह नंबर ऑप्शन। दारा सिकों नस्क व नस्तलिक में सिद्धहस्त था। यहाँ नस्क व नस्तलिक है। नस्क व नस्तिलक क्या लेखन शैली? ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखाचित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखाचित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? चरबा। ए नंबर ऑप्शन। चरबा चिंकारा की पारदर्शी खाल पर अनुरेखण, खत, हाशिया, शम्स, अलंकृत शीर्षक, मुर्का, एल्बम या सूक्ष्म चित्रों की बुकलेट तरह रेखांकन या रेखाचित्र पर आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबिस्तान ए मजाहिब का लेखक जो अकबर के दीन ए इलाही की जानकारी देता है। दबिस्तान ए मजाहिब का लेखक कौन है जो अकबर के दीन ए इलाही की जानकारी देता है? मोहसिन फानी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमीर ने अपने पुस्तकालय में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई? निम्नलिखित में से किस अमीर ने अपने पुस्तकालय में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई थी? अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार का कहना है? निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार का कहना है कि कला इतिहासकारों जैसे परसी ब्राउन, ए के सरस्वती आदि ने फतेहपुर सीकरी के राजमहल समूह को गलती से नगर समूह का नाम दे दिया है? सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुलासात उत तवारीख का लेखक सुजान राय भंडारी किसके काल में था? खुलासात उत तवारीख का लेखक सुजान राय भंडारी किसके काल में था? औरंगजेब के काल में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नौ नोकदार मेहराबों का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम नौ नोकदार मेहराबों का प्रयोग किसके भवनों में हुआ था? शाहजहां के भवनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की रचना जो अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो इसमें हुमायूं नामा, तारिख ए शेरशाही और तबकात अकबरी। इन तीनों की रचना जो अकबर के काल में की गई थी। तारिक ए फरिश्ता की रचना जो मोहम्मद कासिम हिंदुस्तानी बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए की थी। तो तारीख फरिश्ता की रचना जो फरिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय के दरबार में की थी, अकबर के दरबार में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगलकालीन चित्रकार आत्मचित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं था? आत्मचित्र आत्मचित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध नहीं था? तो आत्मचित्र बनाने के लिए दौलत मनोहर और केशव दास प्रसिद्ध है, बसावन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तक लेखक युग्म को सुमेलित कीजिए। पुस्तक और उनके लेखकों के युग्मों को जो सुमेलित करना है, सबसे पहली पुस्तक है द स्प्लेंडर दैट वाज इंडिया जो पुस्तक है यह केटी साहा के द्वारा लिखी गई। दूसरी है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया कैथरीन बी एसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पुस्तक आर नाथ की है। और अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया जो पुस्तक है यह विलियम फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है। द स्प्लेंडर दैट वाज इंडिया केटी साहा की, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया कैथरीन बी एसर की, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आर नाथ की और अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया विलियम फॉस्टर की। बी ए डी और सी से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर पुस्तक है मेड्यूअल टेक्नोलॉजी एक्सचेंजर बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। मेड्यूअल टेक्नोलॉजी एक्सचेंजर्स बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इरफान हबीब की है। मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग जहांगीर टाइम अशोक कुमार दास की। Art and material culture in the paintings of of Akbar's court. आर्ट एंड मटेरियल कल्चर
इन द पेंटिंग्स ऑफ अकबर्स कोर्ट सोम प्रकाश वर्मा की और गन पाउडर एंड फायर आर्म्स गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मेडिवल इंडिया किसकी है? इक़्तिदार आलम खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सम्मिलित करना है। इसके अंदर भी पुस्तकें दे रखी है, पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है अर्ली मुगल पेंटिंग। अर्ली मुगल पेंटिंग जो पुस्तक है यह मिलो ट्विलैंड बीच के द्वारा लिखी गई। दूसरे नंबर पर है मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क जो पुस्तक है यह पुस्तक लिखी गई है सोम प्रकाश वर्मा के द्वारा। सोम प्रकाश वर्मा। सोम प्रकाश वर्मा ने जो मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क पुस्तक लिखी। तीसरे नंबर पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर जो पुस्तक है यह लिखी गई है जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा। और चौथे नंबर पर पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर। ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर जो पुस्तक है यह पुस्तक लिखी गई है आर नाथ के द्वारा। आर नाथ की पुस्तक है। सी नंबर ऑप्शन। तो बी, डी, ए और सी, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते हैं? जहांगीर के द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते हैं? अवतन जागीर। बे नंबर ऑप्शन। अवतन व अल्तमगा जागीर दोनों वंशानुगत थे। शेर हासिल जागीर सर्वाधिक आय वाली जागीर को जानते हैं। पैबा की भूमि जागीर देने के लिए सुरक्षित रखी भूमि को कहते हैं। मशरूत की शुरुआत औरंगजेब ने की। इसमें सशर्त मनसब दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित सफेद संगमरमर की पहली इमारत है? निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित सफेद संगमरमर की पहली इमारत है? दीवान ए आम। बे नंबर ऑप्शन। आगरा के लाल किले में अकबर के द्वारा निर्मित दीवान ए आम में शाहजहां ने संगमरमर लगवाया। इसके बाद संगमरमर से दीवान ए खास, मोती मस्जिद, खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया? निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि को सर्वप्रथम अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया था? हाँ हाँ, हमसनामा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को। ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवेल, फर्ग्यूसन और परसी ब्राउन ने मुख्यतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर लिखा है? हेवेल, फर्ग्यूसन व परसी ब्राउन ने मुख्यतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर लिखा है? कला संस्कृति। हेवेल, फर्ग्यूसन, परसी ब्राउन ने मुख्यतः स्थापत्य कला पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1601 ईस्वी में मुगलकालीन शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग कितना था? 1601 में मुगलकालीन शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग कितना था? लगभग 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम भारतीय स्थापत्य कला का व्यवस्थित अध्ययन किया? किसने सर्वप्रथम भारतीय स्थापत्य कला का व्यवस्थित अध्ययन किया था? परसी ब्राउन ने। 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कि दारासिकों ने उपनिषदों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। यह कार्य 1657 में पूर्ण हुआ। दारासिकों का यह अनुवाद सिर अकबर के नाम से जाना जाता है। दारासिकों ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया इसे सिर अकबर नाम से जाना गया। रिसाला ए हकनुमा दारा सिकों की रचना नहीं है। रिसाला ए हकनुमा जो दारा सिकों की ही रचना है। द नंबर ऑप्शन है जो नहीं है, इसलिए द नंबर ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के अधीन चित्रित निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किस पांडुलिपि में तबरेज़ी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता है? हुमायूं के अधीन चित्रित निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किस पांडुलिपि में
तबरेज़ी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता है। दास्तान-ए-अमीर हमज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस बेवरिज। ए एस बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक था। ए एस बेवरिज के द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? मेमोयर्स ऑफ बाबर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है मासिर ए जहांगीरी। मासिर ए जहांगीरी जो जहांगीर के काल में रचित है, जिसके रचनाकार है ख्वाजा कामगार हुसैनी। ख्वाजा कामगार हुसैनी के द्वारा लिखी गई है। दूसरे नंबर पर है वाक़यात मुस्ताकी। वाक़यात मुस्ताकी जो अकबर के काल में रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा 1572 ईस्वी में लिखी गई। तीसरे नंबर पर है खज़ाइन-उल-फुतूह। खज़ाइन-उल-फुतूह जो अमीर खुसरो की रचना है। और चौथे नंबर पर है तबक़ात-ए-अकबरी। तबक़ात-ए-अकबरी जो अकबर के समय में ही निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई 1593-94 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी खज़ाइन-उल-फुतूह जो अमीर खुसरो की है, सल्तनत काल के समय की है। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर जो इसमें आएगी वो आएगी वाक़यात-ए-मुस्ताकी। वाक़यात-ए-मुस्ताकी जो अकबर के काल में 1572 ईस्वी में रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखी गई। तीसरे नंबर पर इसमें आएगी तबक़ात-ए-अकबरी। तबक़ात-ए-अकबरी जो अकबर के काल में निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा 1593-94 में लिखी गई। और चौथे नंबर पर इसमें आएगी मासिर-ए-जहांगीरी। मासिर-ए-जहांगीरी जो ख्वाजा कामगार हुसैनी के द्वारा जहांगीर के काल में लिखी गई थी। 3, 2, 4 और 1 बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना बरारी द्वारा 1573-74 में रचित वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम है। मौलाना बरारी के द्वारा 1573-74 में रचित वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम क्या है? अक्ल ए असरहा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के पोते मोइजुद्दीन जहांदर शाह के लिए मिर्जा मुहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तोहफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या थी? औरंगजेब के पोते मोइजुद्दीन जहांदर शाह के लिए मिर्जा मुहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तोहफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी संगीत से संबंधित यह पुस्तक थी। संगीत। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? किसका अनुवाद जो बदायूनी ने नहीं किया था? अकबर के काल में जो ये अनुवाद किए गए थे, इसमें महाभारत का अनुवाद, रामायण का अनुवाद और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद। इन तीनों का अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। वहीं नल दमयंती का जो अनुवाद किया था, यह अनुवाद किया गया था फेजी के द्वारा। फेजी के द्वारा जो नल दमयंती का अनुवाद किया गया था। तो 6 नंबर सॉरी ड नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अकबर के समय हुए प्रमुख अनुवाद। अकबर के द्वारा 1574 में फतेहपुर सीकरी में अनुवाद विभाग मकतब खाना की स्थापना की गई। फैजी को इसका अध्यक्ष और अब्दुल रहीम खान खाना को सहायक नियुक्त किया। सिंहासन बत्तीसी बदायूं द्वारा खिराद-ए-अफजलनामा नाम से 1574-75 में सबसे पहले अनुवादित पुस्तक। अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया। पहले बदायूंयों को यह काम सौंपा गया था। उसके पश्चात है महाभारत। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से नकीब खां के नेतृत्व में बदायूनी मुल्ला शेरी हाजी सुल्तान थानेसरी द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया। रामायण का अनुवाद दराबनामा नाम से बदायूनी द्वारा 1584 से 88 के मध्य किया गया। कलीला दिमना कलीला दिमना का आहिर ए दानिश नाम से अबुल फजल ने 1589-90 में अनुवाद किया। राज तरंगिनी का अनुवाद बहर उल असमार नाम से राज तरंगिनी का जो अनुवाद है साहब मोहम्मद साहबादी ने 1590 ईस्वी में किया। लीलावती इसका फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। फैजी के द्वारा किया गया। भागवत पुराण का अनुवाद भी फैजी के द्वारा। नल दमयंती जिसका नल और दमन नाम से फैजी के द्वारा 1594 ईस्वी में। इसके अलावा पंचतंत्र पंचतंत्र का जो अनवार ए सुहेली नाम से अबुल फजल के द्वारा अनुवादित बाइबल का फारसी अनुवाद भी सर्वप्रथम अकबर के संरक्षण में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का एक संकलन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का एक संकलन है? मजमा उल बहरीन। द नंबर ऑप्शन। मजमा उल बहरीन दारासिकों द्वारा रचित धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की एक पुस्तक है जिसमें वेदों की ऋचाओं का फारसी में अनुवाद है। शेर ए अकबर में दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। दारासिकों ने भगवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह के निधन की व्याकुल कर देने वाली खबर तेजी से फैली और शीघ्र ही जौनपुर पहुंच गई। बादशाह के निधन की व्याकुल कर देने वाली खबर तेजी से फैली और शीघ्र ही जौनपुर पहुंच गई। अचानक लोगों ने अपने बादशाह के बगैर अपने को अनाथ और असुरक्षित महसूस किया। हर जगह आतंक का प्रकोप दिखा। संक्षोभ 10 दिनों के बाद जाकर शांत हुआ जब आगरा से एक पत्र के माध्यम से खबर आई कि राजधानी में सब कुछ कुशल है। उपरोक्त जानकारी जौनपुर के एक लेखक बनारसी दास ने दी है। उनकी किस रचना में यह जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी कौन सी रचना में है? अर्ध कथानक में। ए नंबर ऑप्शन। अर्ध कथानक बनारसी दास की रत्न बावनी। रत्न बावनी की रचना जो की गई थी यह केशव दास के द्वारा की गई थी। पद्म सुंदर की रचना रायमल अभ्युदय के द्वारा। विदग्ध माधव की रचना रूपा गोस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत में सबसे पहले पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया? निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत में सबसे पहले पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था? एतमाद के मकबरे में। द नंबर ऑप्शन। पहली बार पिटराडूरा का प्रयोग जहांगीर के काल में नूरजहां द्वारा निर्मित एतमादुल्ला के मकबरे आगरा में किया गया। बड़े स्तर पर पिटराडूरा का प्रयोग ताजमहल में हुआ। इस कला में संगमरमर या बलुआ पत्थर पर अन्य रंगीन पत्थरों की जड़ाई जैसे फूल पत्तियां आदि बनाए जाते थे। वैसे पिटराडूरा का प्रयोग सबसे पहले राजस्थान के मंदिरों में किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1648 से 54 ईस्वी के दौरान बनी मोती मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1648 से 54 के दौरान बनी मोती मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ये आगरे के किले में स्थित है। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है, सही है। दूसरा, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में करवाया गया। तीसरा ऑप्शन है कि यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो मोती मस्जिद जो बलुआ पत्थर से नहीं बल्कि यह जो संगमरमर से बनी हुई है। स नंबर ऑप्शन गलत है। द नंबर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा है। पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा। द नंबर ऑप्शन बी इसका सही है। स नंबर इसका गलत होगा। यह पूर्णतः संगमरमर से बनी है। पी.बी. सक्सेना ने कहा कि यह सादगी से युक्त कला की पूर्णता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माने जाने वाला ग्रंथ हमजनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया? मुगलकालीन चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माने जाने वाला ग्रंथ हमजनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। अरबी में लिखा गया था, बाद में फारसी में अनुवादित हुआ। इसमें फारस के अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्य कारनामों का विवरण है। इसमें 360 कहानियां हैं। अकबर ने इसे 12 खंडों में विभाजित करवाया। इसमें मूलतः 1400 चित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बिरबल का महल, जोधाबाई का महल और पंचमहल। बिरबल का महल, जोधाबाई का महल और पंचमहल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में। आदम खां का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में नहीं। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आदम खां का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसमें आदम और उसकी मांगा दोनों की कब्रें हैं। अतका खां का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में अनूप तालाब, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, स्वर्ण महल भी स्थित है। अकबरी महल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर कालीन
चित्रकार बसावन का पुत्र निम्नलिखित में से कौन-सा अकबरकालीन चित्रकार बसावन का पुत्र पुत्र था तथा जो स्वयं भी जहांगीर के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार था? कौन है जो अकबर के काल के चित्रकार बसावन का पुत्र था और जहांगीर के काल में वह स्वयं भी एक प्रसिद्ध चित्रकार था, तो वह था मनोहर। बी नंबर ऑप्शन। मनोहर शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, जबकि बसावन व्यंग्य चित्रों, भूदृश्य चित्रों और छवि चित्रों का महारथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बुलंद दरवाजे के से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें से सही सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कि यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दूसरा कि इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1573 में शुरू किया। इसका निर्माण है जो अकबर के द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में 1573 में शुरू किया गया था। यह लाल पीले बलुआ पत्थरों से बना है। चौथा है कि यहाँ पहले जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार स्थित था, जिसे तोड़कर उसके स्थान पर इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। इसका निर्माण उन्हीं कारीगरों से करवाया गया जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया था। यह 134 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हुमायूं के मकबरे से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? पहला है कि इसका निर्माण अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। इसका निर्माण हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। मीरक मिर्जा ग्यास इसका प्रमुख वास्तुकार था। मीरक मिर्जा ग्यास इसका प्रमुख वास्तुकार था। इसमें लाल बलुआ पत्थर पर सफेद संगमरमर से नक्काशी की गई है। और चौथा है कि इस पर फारसी वास्तुकला का प्रभाव नहीं है। तो ड नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल शैली का पहला स्पष्ट उदाहरण है। ड नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। यह फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल शैली का पहला स्पष्ट उदाहरण है। इसका 140 फीट ऊंचा गुंबद मुगल काल में दोहरे गुंबद का प्रथम प्रयोग है। तो आज के इस चैप्टर में हम इस क्लास को आज यहीं पर स्थगित करते हैं। कुछ तबीयत सही नहीं होने की वजह से क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी बचे जो क्वेश्चन है लगभग इसमें 250 के आसपास क्वेश्चन है, 240 क्वेश्चन होंगे। तो बाकी बचे जो 130-40 क्वेश्चन है उसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।